Yes, good morning all of you. So today we are going to start the new chapter of your syllabus, chapter number 14, statistics. In statistics, you have learned so many things in the class 9. आपने वहाँ पे मीन निकालना सीखा था, है ना? कि आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं तो आप उनका मीन कैसे निकालेंगे. आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी सीखी थी. टैली मार्क्स से टेबल कैसे बनाते हैं. अगर आपको अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है तो आप उससे ग्रुप्ड डेटा कैसे बनाएंगे, है ना. 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके आप टेबल बनाते थे और मीन निकालना भी सीखा था. तो अब जो 10th क्लास में आपको करना है वो उसी के आगे का काम करना है. तो होता क्या है, आपको यहाँ पे पढ़ने हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को आपको स्टडी करना है. तो व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, सपोज़ आपको कुछ नंबर्स दे दिए. मैंने एक दे दिया 5, एक दे दिया 10, एक दे दिया 15, 20 एंड 25. ठीक है, और ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए. तो इन असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर अगर मैं कहूँ मीन निकालने के लिए, तो जो आपका मीन होगा या फिर मीडियन होगा या फिर जो मोड होगा ना, वो बिल्कुल जो बीच में जो वैल्यू है, एग्जैक्टली सेंटर में जो वैल्यू है इनके, उसके आसपास लाई करेगा. ठीक है, तो जो मैंने आपको 9th क्लास में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि मीन हम क्यों फाइंड करते हैं. जब भी हमें बहुत सारी पॉपुलेशन को एक साथ लेके चलना होता है तो उसके लिए हम कोई भी रिज़ल्ट है तो एक एक करके रिज़ल्ट नहीं देते कि इस पर्सन के लिए ये आया है, इस पर्सन के लिए ये आया है. हम उसको ओवरऑल एक एवरेज कैलकुलेट करके रिज़ल्ट दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपकी क्लास का रिज़ल्ट आपके प्रिंसिपल को आगे कन्वे करना है तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगी कि मैम रोल नंबर 1 के मार्क्स इतने हैं, या रोल नंबर 1 ने इतने % मार्क्स लिए हैं, रोल नंबर 2 ने इतने % मार्क्स लिए हैं. मैं क्या करूँगी, एवरेज निकाल लूँगी कि ऑन एन एवरेज इतने बच्चे पास हुए हैं क्लास के अंदर, और मीन निकाल लूँगी, है ना, और मार्क्स में इतने % मार्क्स आए हैं. या फिर जैसे आपको अपना रिज़ल्ट बनाना होता है तो जब तक आपसे कोई डिटेल में ना पूछे तो आप सिर्फ अपना टोटल परसेंटेज बताते हैं कि मेरे 80% आए हैं, 90% आए हैं. आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बताते हैं, है ना. आपसे कोई भी पूछेगा, कोई रिलेटिव पूछता है, जब तक कि वो आगे आपसे क्वेरी ना करे, आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ले कि इंग्लिश में कितने आए, मैथ्स में कितना आए, तब तक कि आप उसको अपने एवरेज मार्क्स ही बताओगे. स्कूल से भी जो या जो CBSE अपना जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करती है तो उसमें क्या बताती है कि इतने % बच्चे पास हुए हैं, इतने % बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था. तो वो भी एक मीन बताती है, एवरेज बताती है. तो मीन जो है, मीन हो गया आपका, मीन, मीडियन एंड मोड. ये तीनों जो हैं वो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं. इनसे आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हो. जो भी आपको डेटा दे रखा है वो किस सेंट्रल वैल्यू के आसपास लाई कर रहे हैं वो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो. ठीक है, तो 9th क्लास में आपने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन वगैरह बनाना सीखा था. अब हम क्या सीखेंगे, मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे. तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में वैसे तो एक सब्जेक्ट है, बट आपको यहाँ पर एज अ चैप्टर पढ़ना है और उसमें आप एक बहुत छोटा सा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. जो बच्चे 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे और इको लेंगे, तो इको में आपकी 2 बुक्स होती है 11th क्लास में. एक तो इको की बुक होती है, माइक्रो मैक्रो जो भी होती है, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, और एक होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक होती है. ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है उसमें आप यही सारा जो आप 9th में 10th में पढ़ा है ना, वहाँ पे आपको एक चैप्टर मिल जाएगा वहाँ पे इसका. जैसे आप जो 10th क्लास में जितना स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के जा रहे हो तो वहाँ पे आपको उस एक चैप्टर है वहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, वहाँ पे ये पोर्शन मिल जाएगा. लेकिन ये उस चैप्टर का भी एक छोटा सा पार्ट है, उस चैप्टर में भी आप बहुत कुछ पढ़ोगे वहाँ पे. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के एक चैप्टर का आप एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हो यहाँ पर. तो सबसे पहले जो हमारे पास जो भी डेटा होता है वो हमारे पास 2 कैटेगरी में होता है. फर्स्ट कैटेगरी डेटा, जो डेटा क्लासीफाई करते हैं हम, तो डेटा हमारे पास 2 टाइप का होता है. एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, और एक होता है ग्रुप्ड डेटा. ठीक है, और जो ग्रुप्ड डेटा है उसमें भी आगे 2 टाइप के होते हैं. एक होता है डिस्क्रीट, ये मैंने 9th क्लास में भी आपको डिटेल में बताया था, और एक होता है कंटिन्यूअस डेटा, है ना. तो अनग्रुप्ड और ग्रुप, और ग्रुप्ड में भी आगे 2 हैं जिसमें आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे, याद है ना. एक डिस्क्रीट टेबल होती थी, कंटिन्यूअस टेबल होती है. जिसमें इंटरवल दे रखे होते हैं वो कंटिन्यूअस, और जिसमें इंटरवल नहीं दे रखे होते हैं वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है. तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड वाली जो है, अनग्रुप्ड टाइप का जो डेटा होता है उसका मीन निकालना आपने 9th क्लास में सीखा था. क्या होता है, जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उन सबका सम कर दो और टोटल उससे डिवाइड कर दो.
3। जो अनग्रुप्ड डेटा होता है आपका वो इस टाइप का होता है, अनग्रुप्ड डेटा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज भी बोल देते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें जो नंबर्स होते हैं ना, जो डेटा दे रखे होते हैं आपको नंबर्स की फॉर्म में दे रखा होता है। आपको फर्स्ट नंबर दे दिया x1, x2, x3, x4 एंड अप टू xn, ये n नंबर्स दे दिए आपको, ठीक है। जैसे कि आप अपना सिंपल एवरेज निकालते हो, आप अपने मार्क्स का जो एवरेज निकालते हो परसेंटेज, वो कैसे निकालते हो, आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उन सबको ऐड कर देते हो और डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर देते हो, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हो। लेकिन जब मीन निकाल रहे हैं हम तो हम परसेंटेज नहीं निकालते, तो आप क्या करते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है आपका मीन का। तो जो मीन होता है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं, और जब आप 11th क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे मीन को वैसे तो म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, और म्यू ये भी एक नोटेशन है, ठीक है, बट हम x बार यूज़ करेंगे। तो जो x बार होता है अनग्रुप्ड डेटा के लिए वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, x1 प्लस x2 से लेके xn तक आपको ऐड करना है, अपॉन टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो 1 2 मैंने लिखा है ना सफिक्स में जो लिखा है ये सिर्फ पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ पोजीशन है कि ये फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को x1 बोल दिया, सेकंड पोजीशन वाले को x2 बोल दिया। और जब भी आपको मीन निकालना है अनग्रुप्ड डेटा में तो आपको जो डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना पड़ता, बट मीडियन या मोड जब हम निकालते हैं तो उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ता है। बिना अरेंज किए आप उसका मीडियन फाइंड नहीं कर सकते, कर भी लोगे तो गलत आ जाएगा। बट मीन के लिए ज़रूरी नहीं है, यू कैन टेक इन एनी ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में भी आप इन नंबर्स को आगे पीछे करके भी मीन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और इसी को अगर मैं सिम्बॉलिकली लिखूं तो इसको मैं लिखती हूँ सिग्मा या समीशन इसको बोलते हैं। ये आप 9th क्लास में भी बताया था ये सिंबल मैंने, समीशन एक्स आई अपॉन में, यहाँ पे जो आई है आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है और अपॉन में n, ठीक है। तो ये जो सिग्मा लेटर है ना ये ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ABCD होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं, है ना। और आपको मैंने बताया था दूसरी लैंग्वेज में अल्फ़ा बीटा गामा होता है। इसी तरीके से जो सिग्मा है ये ग्रीक सिंबल है और इसको हम रीड करते हैं समेशन, SUMMATION, समेशन, या फिर सिग्मा भी बोल देते हैं इसको। तो सिग्मा या समेशन इसका मतलब होता है टोटल करना। तो सिग्मा किसके ऊपर लग रहा है, एक्स आई के ऊपर लग रहा है, और आई की वैल्यू हमने बता दी 1 से लेके n तक है। सपोज यहाँ 5 नंबर्स होते हैं x1 x2 x3 x4 x5, तो हम क्या बोल देते, आई की वैल्यू 1 से n 5 तक है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। मतलब ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला इसी का ही शॉर्टर वर्जन है ये, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो मीन निकालना हमने 9th क्लास में भी सीखा था। नाउ फॉर दी ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। सबसे पहले जो डिस्क्रीट वाला होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप उसको बोलते थे। इसमें क्या होता है, नंबर्स होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। आपने ये बनाना भी सीखा था 9th क्लास में, एक फर्स्ट एक्सरसाइज में नंबर्स दे दिए, उसको आपने टेबल बनाना सीखा था। जो जो नंबर जितनी जितनी बार आया उसको एक एक बार लिख लो यहाँ पे, है ना। और वो नंबर कितनी बार आया है, सपोज 10, 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं 10, तो आप यहाँ पे 2 लिख देते थे, 10 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट के, फिर 22 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट के, फिर 40 मार्क्स आए हैं 9 स्टूडेंट के, ऐसे करके आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेते थे। तो यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओगे FI XI का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल होता है आपका, और ये जो टोटल आएगा ये हो गया समीशन FI XI, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल आएगा इसको हम बोल देंगे समीशन FI, और इस समीशन FI को हम कैपिटल N भी बोलते हैं। और कुछ मैथमेटिशियन या कुछ ऑथर्स को यहाँ पे आई की वैल्यू लिखने की आदत नहीं है, आप लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, मर्जी होती है, लेकिन लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो डिस्क्रीट वाला डेटा होता है, ग्रुप्ड डेटा हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग कर रखी है, ग्रुप बना रखे हैं। तो इस टाइप में जब आपको मीन निकालना होता है तो मीन के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला होता है मीन के लिए। आपने F1 को x1 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे देखो एक बार टेबल में, यहाँ पे दिस इज x1, दिस इज F1। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको x1 F1 की वैल्यू मिल गई, या F1 x1 बोल दो इसको,
ये आपको f1x1 की वैल्यू मिल गई। फिर ये x2 है, दिस इज f2, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो f2 x2 की वैल्यू मिल गई। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ और उनका ये टोटल है। तो जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, x बार इज इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 अप टू fnxn अपॉन में सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, क्योंकि जो सारी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करके आएगा वही आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। तो इसको शॉर्टर वे में समीशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं समीशन एफ आई एक्स आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n अपॉन में कैपिटल N, यहाँ पे कॉमा लगा के, वेयर कैपिटल N क्या होता है, समीशन एफ आई होता है, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो जब प्रीवियस फॉर्मूला हमने किया था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे हमने स्मॉल n से दिखाया था, बट जब फ्रीक्वेंसी की बात होती है और आप उन फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर देते हो तो वही आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है और उसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं, ठीक है। नाउ जो आपका कंटिन्यूस डेटा होता है, ठीक है, ये तो हो गया डिस्क्रीट। तो आपका जो कंटिन्यूस डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इंटरवल्स होते हैं जिसको आप क्लास इंटरवल्स बोल देते हो, है ना। और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती हैं, जैसे 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 5 स्टूडेंट के, 10 से 20 के बीच में 1 स्टूडेंट के, इसी तरह से आपके सारे इंटरवल्स दे रखे होते हैं। तो इस केस में भी जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो हमारा यही होता है एफ आई एक्स आई, बट उस केस में हमारे पास एक्स कहाँ से आएगा, तो हम एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई जो होता है वो हमारा होता है मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। और वो हम कैसे निकालते हैं, ये होती है इंटरवल की लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, जो पहले लिखी है वो लोअर लिमिट, जो बाद में लिखी है वो अपर लिमिट। तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो जो सॉल्व करके आएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे 0 प्लस 10 10, 10 बाई 2 कितना हो गया 5, फिर 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 हो गया 15। इनमें अगर 10 10 का गैप है तो इनमें भी 10 10 का ही गैप होगा। और फिर आपके पास एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया, फिर जैसे आप डिस्क्रीट में करते थे एफ आई इंटू एक्स आई का एक कॉलम बना के इनका टोटल निकाल के वही फॉर्मूला अप्लाई करके, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, मीन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका वो होता है मिड पॉइंट होता है या जिसको आप क्लास मार्क बोलते हो वो क्या होता है, ठीक है। वेट अ मिनट, सी लिखा भी हुआ है मैंने, क्लास मार्क जो है हम इस क्लास मार्क को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर मिड पॉइंट निकाल रखे हैं पहले से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और एफ आई एक्स आई करके आपने ये निकाल लिया। तो ये जो क्लास मार्क है इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो टेबल दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखा है, आपको मीन निकालना है तो वो क्या होगा, समीशन एफ आई एक्स आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n अपॉन समीशन एफ आई इज इक्वल टू 1 to n। तो वैल्यू पुट कर देंगे, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 1779 और अपॉन में 30, ठीक है। तो 1779 को 30 से आप डिवाइड करेंगे तो 59.3 आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं ओवर करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये वीडियो देख लेना ज़रूर और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी कल या परसों अपलोड कर दूँगी।